आज हम लोग आए हैं हिस्ट्री का चैप्टर को लेकर, जिसमें प्रथम चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, जो कि अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इसमें से प्राय क्वेश्चन आता रहता है, लेकिन हम ही लोग को मतलब बेहतर रूप से समझ में नहीं आता है, तो हम लोग प्रयास करेंगे इसको एमसीक्यू बना के आप लोगों के सामने शेयर करने जा रहे हैं। चलिए बिना देरी किए हम लोग जल्द से स्टार्ट करेंगे। पहला सवाल है आपका, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? ऑप्शन नंबर एक है तुर्की, ऑप्शन नंबर बी में इटली, ऑप्शन नंबर सी में इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर डी में है आपका फ्रांस। ये चारों का चारों एक देश है, और इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तुर्की। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए सवाल नंबर 2 में है आपका, कावूर कौन था? एक व्यक्ति का नाम है कावूर, जिसमें वो कौन सा पद में था? ऑप्शन नंबर ए में है सर्डेनिया पिटमार्ट के प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी है सर्डेनिया पिटमार्ट का सम्राट था, ऑप्शन नंबर सी में है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री थे, ऑप्शन नंबर डी में है इंग्लैंड के विदेश मंत्री। इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा सर्डेनिया पिटमार्ट के प्रधानमंत्री थे, इसको ध्यान में रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए सवाल नंबर 3 में है, मैरियन किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? ऑप्शन नंबर ए में है आपका फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी में रूस, ऑप्शन नंबर सी में इटली, ऑप्शन नंबर डी में है आपका जर्मनी। तो इसका जो पूरी तरह से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फ्रांस। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है कि मैरियन किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था, उसका कौन सा देश का चिन्ह था, तो इसको याद रखना है फ्रांस। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए सवाल नंबर 4 में है आपका, यंग यूरोप के संस्थापक कौन थे? यंग यूरोप के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए में है आपका मानिनी, ऑप्शन नंबर बी में है आपका गिलिबोल्डी, ऑप्शन नंबर सी में है आपका विक्टर एमेनुएल, ऑप्शन नंबर डी में है आपका मुसोलिनी। तो इसका जो आपका पूरी तरह से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मानिनी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सवाल नंबर 5 में है आपका, कार्बोनरी है। क्या है कार्बोनरी? कार्बोनरी इसको आप लोगों को बार बार बोल के आपको प्रैक्टिस करना है। ऑप्शन नंबर ए में है आपका ऑस्ट्रेलिया का संगठन है, ऑप्शन नंबर बी में है आपका जर्मनी के बिस्मार्क का संगठन है, ऑप्शन नंबर सी में है आपका इटली में क्रांतिकारियों का एक संगठन है, ऑप्शन नंबर डी में है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इटली के क्रांतिकारियों का एक संगठन का नाम है आपका कार्बोनरी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और 6 नंबर सवाल है आपका, 1830 की क्रांतिकारी के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? 1830 की क्रांतिकारी के बाद किस प्रकार की शासन स्थापित हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए में है आपका निरंकुश राजतंत्र, ऑप्शन नंबर बी में है आपका संघीय शासन व्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी में है आपका गणतंत्र, ऑप्शन नंबर डी में है आपका संवैधानिक राजतंत्र। तो इसका जो आपका 6 नंबर का सही आंसर हो जाएगा निरंकुश राजतंत्र। तो 1830 के बाद आपका किस प्रकार का शासन व्यवस्था हुआ? निरंकुश राजतंत्र। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 नंबर सवाल में है आपका, यूरोपीय सभ्यता का पालन किस देश को कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालन किस देश को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है इटली, ऑप्शन नंबर बी में रोम, ऑप्शन नंबर सी में है स्पेन, ऑप्शन नंबर डी में है आपका यूनान। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 7 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यूनान। इसका सही आंसर क्या होगा? यूनान। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए सवाल नंबर 8 पर हम देखते हैं, और उसका है आपका, युवा इटली की स्थापना कब हुआ? कब हुई? युवा इटली की स्थापना कब हुई? 1832 में, 1831 में, 1833 में, 1834 में। इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा 8 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1831 में। इसको भी आप लोग को नोट करना है, युवा इटली 1831। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये है 9 नंबर का सवाल आपका है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष जारी हुआ? हाँ, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष जारी हुआ? तो इसका ऑप्शन नंबर ए में है 1600
88 1688। और ऑप्शन नंबर बी में है आपका 1707। ऑप्शन नंबर सी में है आपका 1788। ऑप्शन नंबर डी में है आपका 1807। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1707, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, इसको भी आप लोगों को याद रखना है, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सवाल नंबर 10 कहता है, इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है किसको? नेपोलियन बोनापार्ट को, ऑप्शन नंबर बी मेजीनी को, ऑप्शन नंबर सी काबोर को, ऑप्शन नंबर डी गेलीबोल्डी को। तो इसका जो आपका 10 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मेजीनी को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इटली का जो एकीकरण का मसीहा है कौन है? मेजीनी। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 11 नंबर सवाल है, यंग इटली का स्थापना किसने की थी? यंग इटली का स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए में मरियन, ऑप्शन नंबर बी में बिस्मार्क, ऑप्शन नंबर सी में जोसेपी मैथ्सिनी, ऑप्शन नंबर डी में है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार इसको क्वेश्चन में आता रहता है, लेकिन हम लोग भी सेट किए हैं तो इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, जोसेपे मैथ्सिनी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और 12 नंबर सवाल में है आपका, सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई? सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई? यूरोप का राष्ट्रवाद की जो उदय है, यह बहुत सारा युद्ध हुआ, फिर क्रांति हुआ, बहुत सारा संघर्ष करने के बाद हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए में प्रथा की, ऑप्शन नंबर बी में है आपका सर्डिनिया की, ऑप्शन नंबर सी में है आपका ऑस्ट्रिया की, ऑप्शन नंबर डी में है आपका नेपोल्स की। तो 12 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑस्ट्रिया की पराजय हुई है, हार हुई है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और 13 नंबर सवाल है आपका, यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक जैकोबिन क्लब की स्थापना की? ऑप्शन नंबर ए में है आपका हैदर अली, ऑप्शन नंबर बी में टीपू सुल्तान, ऑप्शन नंबर सी में सफद सफद सफदरगंज, ऑप्शन नंबर डी में है आपका शिवाजी। तो इसका जो पूरी तरह से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टीपू सुल्तान भारतीय शासक जैकोबिन क्लब की संस्थापक थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और 14 नंबर सवाल है आपका, 1789 की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट था, कौन था? 1789 की रेवोल्यूशन के समय फ्रांस का सम्राट कौन था? लुई 16 था, लुई 15 था, लुई 14 था, लुई 17 था। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से आपका जो सही आंसर हो जाएगा 14 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लुई 16 1789 की रेवोल्यूशन के समय सम्राट, फ्रांस का सम्राट था, है ना। इसको याद रखना है, बार बार इसका क्वेश्चन आता रहता है ये, और आपका कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में ये आ ही जाएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग वर्षों से इसको देखते आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 15 नंबर सवाल में है आपका, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? ऑप्शन नंबर ए में है क्रीमिया का युद्ध, ऑप्शन नंबर बी में है आपका सेडवा का युद्ध, ऑप्शन नंबर सी में है आपका प्रसा डेमार्क युद्ध, ऑप्शन नंबर डी में है आपका सीडन का युद्ध। 15 नंबर सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सीडन का युद्ध, जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। ये लास्ट युद्ध था जिसमें से जर्मनी इसके बाद एकीकृत हो गए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और 16 नंबर सवाल है आपका, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था, कुछ ना कुछ कारण था जिस वजह से फ्रांस में क्रांति हुआ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में पेशतंत्र शासन, ऑप्शन नंबर बी में निरंकुश शासन, ऑप्शन नंबर सी में है आपका बंधक पत्र, ऑप्शन नंबर डी में है आपका मनसबादारी,
पार्ट। तो 16 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि निरंकुश शासन की वजह से उसमें क्रांति हुआ फ्रांस में। तो इसको ध्यान रखना है, बार बार इसको रिपीट करना है, किस वजह से, किस शासन की वजह से फ्रांस में क्रांति हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निरंकुश शासन। तो जब हम लोग पूरी इस हिस्ट्री के चैप्टर को कवर करेंगे, जब हम लोग का 1000 सब्सक्राइबर पूरा होंगे, तो हम लोग क्लास चालू करेंगे, उस समय आप लोग को विस्तार से बताएंगे। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे अभी के लिए चलते हैं। और चलिए 17 नंबर सवाल है आपका, फ्रांस की महिलाओं को फ्रेंचाइजी ये कैसे नहीं होगा, कब होगा, है ना। तो टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक की वजह से हम लोग कैसे किए हैं, तो कब होगा, कब प्राप्त हुई। तो इसका सही आंसर आपका देखना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए में 1848 में, ऑप्शन नंबर बी में 1945 में, ऑप्शन नंबर सी में है आपका 1804 में, ऑप्शन नंबर डी में है आपका 1805 में। तो इसका जो पूरी तरह 17 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1945 में, जब हम लोगों का द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और उसी समय खत्म भी हुआ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और ये है 18 नंबर का सवाल, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर में ए में है आपका ट्रांसपेडेंट संघ, ऑप्शन नंबर बी में सिसेप लाइन संघ, ऑप्शन नंबर सी में है आपका राइन संघ, ऑप्शन नंबर डी में है आपका इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राइन संघ। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी, इसका आपका सही आंसर हो जाएगा राइन संघ की। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये 19 नंबर का सवाल है, मर्दिनी का संबंध किस संगठन से था। मर्दिनी का संबंध किस संगठन से था। ऑप्शन नंबर ए में लाल सेना, ऑप्शन नंबर बी में बजारनरी, ऑप्शन नंबर सी में है आपका फिलिक हेटारिया, ऑप्शन नंबर डी में है आपका डायट। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा 19 नंबर का बी, और यानी कि बजारनरी। मर्दिनी का संबंध किससे था, किस संगठन से था, बजारनरी से था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, लास्ट सवाल पर। यह है लास्ट सवाल, सवाल नंबर 20। इसमें है आपका, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के सम्राट बने थे, मतलब कब बने थे नेपोलियन सम्राट, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के सम्राट। तो ऑप्शन नंबर ए में है आपका 1848 में, ऑप्शन नंबर बी में है आपका 1946 में, ऑप्शन नंबर सी में 1804 में, ऑप्शन नंबर डी में है आपका 1805 में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1804, बिल्कुल सही आंसर होगा। हाँ, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के सम्राट कब बने थे, 1804 ईस्वी में। तो ये था आप लोगों के सामने इतिहास का एक छोटा सा वीडियो, जिसमें हम लोग कुछ पॉइंट्स, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को कवर करने का प्रयास किए, और ये प्राय एग्ज़ाम में आता रहता ही है। तो इसको आप लोग अपना कॉपी में नोट्स करके कम से कम 2-3 बार इसको रिवीजन करना ज़रूरी है। बिना रिवीजन का याद नहीं रहता है लंबे समय तक। तो एग्ज़ाम भी ज़्यादा दूर में नहीं है, इसीलिए हम लोग सारे टॉपिक को लेकर हम लोग चलने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो, अभी तक शेयर या फिर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ आप सभी से कृपया रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लें। और हम लोग का जैसे ही जो मिशन अभी चल रहा है 1000 सब्सक्राइबर का, तो ये पूरा होते ही आप लोगों के सामने लाइव क्लास का आप लोग मज़ा ले पाएंगे, और इसमें बहुत मज़ा आएगा। चलिए इतना ही कहकर आप सभी को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।